नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग 11th जेपीएससी पेपर 2 में जो है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से जो है टोटल जो है 6 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और आज के डेट में, कल हमने टाइम टेबल दिया हुआ था आप लोगों को, तो आज के डेट में जो है ये टोटल जो है जितने भी नीतियाँ पढ़ने हैं ये 7 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज के डेट में जो है झारखंड में विस्थापन की समस्या एवं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति को डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के डेट में। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट डेट में करेंगे पुनर्वास नीति, ठीक है, उग्रवाद संबंधित जो है। इसके बाद 10 तारीख को जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड की स्थानीय नीति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो झारखंड में लागू है, क्रय नीति जो लागू है, आवासीय नीति जो लागू है, खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति जो लागू है, इसको पढ़ेंगे। फिर 11 जो अप्रैल को जो है हम लोग निर्यात नीति, पार्क नीति, ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति और फिल्म नीति जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर जो है लास्ट में हम लोग जो है 12 अप्रैल को जो है स्टार्टअप नीति को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एवं विनिर्माण नीति को देखेंगे, झारखंड में वन नीति को देखेंगे, राइट टू सर्विस एक्ट को देखेंगे, ठीक है, और झारखंड के औद्योगिक नीति को। और लास्ट में 14 अप्रैल को जो है हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने भी इससे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे तो लगभग हम लोग जो है कम से कम 50 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में जो है आपको और भी सवाल जो है आपको टेस्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, नीति वाले सेक्शन में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको बताते हैं कि देखिए ये जो विस्थापन की समस्या एवं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति जो है ये कब लागू हुआ था, 2008 में लागू हुआ था। इसका पृष्ठभूमि हम लोग सबसे पहले देखेंगे और साथ ही साथ जो है हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे और साथ में जो भी प्रश्न बनेगा वो सब सारे प्रश्न को हम लोग जो है पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि एक प्रश्न था कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किस स्तर के अधिकारी को जो है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास शासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, किस अधिकारी को। तो हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तो ये सब सारे प्रश्न जो है आपसे बन जाएंगे, ठीक है। ये सब सारे चीज़ देखिए थ्योरी भी दिए हुए हैं, प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पृष्ठभूमि जो है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो विस्थापन नीति होता क्या है, ठीक है, इसको समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे कि एक जगह है, ठीक है, और इस जगह में जो है बहुत सारे जो है गांव जो हैं, ठीक है, बहुत सारे गांव हैं और ये वाला एरिया खाली है। अब सरकार क्या करेगी कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये जो खाली जगह पड़ा है ना, यहाँ पे जो है एक उद्योग लगाना चाह रहा है, ठीक है, उद्योग लगाना चाह रहा है। अब उद्योग लगाना चाह रहा है तो इतना जगह में हो नहीं पा रहा था, तो क्या किया कि ये जो सरकार था ये इतना जगह को जो है कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर कर लिया तो यहाँ जो गांव था, यहाँ जो लोग रह रहे थे, ये कहाँ जाएंगे, ठीक है, ये कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए जो है इसको जो है विस्थापित करके कहीं पर जो है जगह दिया जाएगा, ठीक है। ये जो गांव, इस गांव में जो लोग रह रहे थे, इस गांव को उठा करके जो है कहीं दूसरे जगह जहाँ पे खाली होगा वहाँ पे जो है इन लोगों को जो है स्थापित किया जाएगा, यहाँ पे जो है जगह दिया जाएगा, ठीक है। उसी को कहा जाता है विस्थापन। एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरे जगह जो है भेजना। तो देखिए ये स्थिति पैदा कब होगी, इसको समझने के लिए आपको जो है इसका पृष्ठभूमि जानना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बताया है कि भारत में औद्योगिकरण जो है आज़ादी के बाद लगातार बढ़ता चला गया। आज़ादी जैसे ही हम लोगों को मिली भारत को, उसके बाद जो है उद्योग वगैरह जो है इस सब की स्थापना जो है होने लगा। इस कारण भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने लगी। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग जो है औद्योगिक उद्योग वगैरह खुलने लगा। इस दौरान झारखंड में भी जो है औद्योगिक की स्थापना जो है लगातार बढ़ती चली गई और नतीजा यही निकला कि विस्थापन और पुनर्वास नीति को सरकार को अपनाना पड़ा। अब आज़ाद हो गया भारत, उसके बाद जो है हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब में जो है उद्योग की जो है स्थापना होने लगी। और उद्योग की स्थापना होने लगी तो जहाँ पे जिस गांव में लोग रह रहे थे उनको जो है वो सब जगह जो है
ये जो उद्योग स्थापित करना था इसके लिए जो है उसका ज़मीन जो है लेने लगे सरकार, और लेने लगे तो फिर वहाँ के लोग जो है परेशान हो गए कि हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो फिर इन लोगों के लिए जो है सरकार क्या निकाला, एक सॉल्यूशन निकाला और उसके लिए एक नीति बनाई जिसको कहा जाता है विस्थापन, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति। कब बना था? 2008 में। ठीक है, अब कुछ हम झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का कुछ बारे में देखेंगे। जैसे कि झारखंड राज्य में अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार जो है लाखों लोग जो है विकास के नाम पर विस्थापित हो चुके हैं। ठीक है, अब सरकार कहे कि यहाँ से हम खनिज निकालेंगे, अगल बगल जितने भी गांव हैं सब खाली कर दो, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो फिर इसको जो है विस्थापित करके कहीं खुले जगह में जो है इसको जगह दिया जाएगा, और इसके लिए नीति बनाई है सरकार। जैसे कि खनिजों के उत्खनन से जो है लाखों लोग जो है विस्थापित हो गए, एक जगह से दूसरे जगह चले गए। कल कारखानों की स्थापना से, बड़ी सिंचाई परियोजना, वन्य जीव अभयारण्य, अब कुछ जैसे कि ये जंगल था, ये पहाड़ था और पहाड़ के बगल में गांव था। अब सरकार क्या किया, इसको जो है अभयारण्य घोषित कर दिया, तो गांव वालों को यहाँ से बोला तुम चले जाओ, और विस्थापित कर दिया गया इसको। इसके अलावा अभयारण्य एवं अन्य मामलों में लोग जो है बेघर हो चुके, विस्थापित हो चुके। ठीक है, तो विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि झारखंड में लगभग 1/4 जनसंख्या जो है विस्थापन के शिकार हो चुके हैं। अभी झारखंड में 3-4 बड़ी परियोजनाएं जो है लंबित है, बस इसी कारणवश। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से परियोजना लंबित है बस विस्थापित होने के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, जिनमें से लगभग जो है 2 से 3.5 लाख लोग और विस्थापित के शिकार होंगे। ये जो 3-4 बड़ी परियोजना जो झारखंड में लागू होने वाला है, ठीक है, इसके कारण जो है 2 से 3.5 लाख लोग जो है इसका शिकार होंगे, और इतने लोगों को जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है भेजा जाएगा। परंतु स्थानीय लोगों को तीव्र विरोध के कारण, यहाँ पे स्थानीय लोग जो है विरोध किए, और विरोध के कारण जो है बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं थी वो जो है रुक गया। जैसे कि कोयल कारो परियोजना, ये रुका पड़ा है क्योंकि यहाँ के लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होना चाह नहीं रहे हैं। फील्ड फायरिंग रेंज जो नेतरहाट में है, अभी हाल फिलहाल इसके बारे में न्यूज़ में आया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि फील्ड फायरिंग रेंज जो है कहाँ पर है, नेतरहाट में। ठीक है, और इसके बारे में एक बार आप न्यूज़ में खोल के ज़रूर पढ़िएगा कि आखिर न्यूज़ क्या है, हम लास्ट में बताएंगे ही इसको करंट अफेयर वाला में। ईचा डैम परियोजना, ये जो ईचा डैम परियोजना है ये भी जो है बहुत दिनों से जो है रुका पड़ा है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है काफ़ी विरोध कर रहे हैं, विस्थापित नहीं होना चाह रहे हैं, अपना जगह छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, विस्थापन के कारण आज़ादी से पूर्व 1921 में झारखंड में 94,700 जनजातीय लोग को जो है पश्चिम बंगाल और असम जाना पड़ा था। अब आज़ादी से पूर्व जब कुछ कल कारखाने खुल रहे थे या फिर उद्योग वगैरह हो रहा था या फिर कोयला वगैरह निकाला जा रहा था, तो उसमें विस्थापित होना पड़ रहा था कुछ लोगों को। तो वो सब विस्थापित होकर कहाँ चले गए, कुछ पश्चिम बंगाल चले गए और कुछ असम चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय जो है विस्थापन नीति नहीं बना था। विस्थापन नीति कब बना था? 2008 में। ठीक है, विस्थापन की समस्या को देखते हुए वीनर ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम क्या है, सन ऑफ द सॉइल। इसकी रचना किन्होंने किया था? वीनर ने। विस्थापन की समस्या के बारे में इन्होंने लिखा हुआ था। झारखंड में HEC है, जो HEC रांची में है, ठीक है, उद्योग की स्थापना में जो है 32,500 लोगों को विस्थापित किया गया था, जबकि 1970 में जो है इतना विस्थापित हुए। जब भी कहीं पे कल कारखाना खुलता है ना, तो वहाँ के गांव वालों को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, और उस जगह खाली करा के फिर जो है उद्योग को दे दिया जाता है, या फिर जिस काम के लिए खाली करवाया जाता है उसको दे दिया जाता है। झारखंड में कोयला खदानों की खुदाई के कारण जो है 1984 से 1985 में यहाँ पे देखिए कितना है, 1,80,000 लोगों को जो है विस्थापित किया गया था। कोयला खदानों की खुदाई के लिए जो है जहाँ पे खुदाई करना था उसके अगल बगल गाँव को खाली करा दिया गया था। 1,80,000 लगभग इतने लोगों को जो है वहाँ से खाली करा दिया गया। ठीक है, और आगे लिखा है कि जबकि प्रति परिवार के व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होने की दर जो है मात्र 36.34% ही थी। मतलब यहाँ पे उस समय कहा गया था कि आप लोग जो है खाली कर दिए ज़मीन, और आप लोगों को जो ज़मीन दे रहे हैं वहाँ पे चले जाइए, और इसके बदले में आपको जो है नौकरी दिया जाएगा। लेकिन बहुत कम लोगों को नौकरी दिया गया था। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखिए, स्थानीय जनजाति और गैर जनजातियों के विरोध का मुख्य कारण उनके हजारों एकड़ जमीन के विकास के नाम पर अधिग्रहण करना तथा उचित मुआवजा एवं पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करना। अब देखिए, सरकार बोलेगी कि हम यहाँ पे जो है उद्योग स्थापित करेंगे, हम जो है यहाँ पे जो है हम इसको पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, या फिर इसको जो है वन्य जीव अभयारण्य घोषित करेंगे, या फिर इसको जो है विकास के नाम पर जो है हम इस ज़मीन को ले रहे हैं, सो इसलिए आप लोग जो है इस ज़मीन को खाली कर दीजिए और आप लोगों को जो है हम कहीं पर ज़मीन दे रहे हैं या फिर इसके बदले में नौकरी वगैरह देंगे। ठीक है, लेकिन सरकार जो है ये सब तो कर लेती है, ज़मीन तो हड़प लेती है, लेकिन जो है इसको ना नौकरी मिलता है, ना ही मुआवजा मिलता है, ना ही जो है इसको ज़मीन मिलता है। अभी भी जो है मंत्री के लिए, अभी न्यूज़ में सुने होंगे कि मंत्री के लिए जो आवास बन रहा है रांची में, वहाँ का जो ज़मीन खाली करवाया गया है, तो वहाँ जिसका ज़मीन था उसको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। समझ रहे हैं, विस्थापित तो हो गए लेकिन अभी तक उसको जो है मुआवजा नहीं मिला है। तो इस प्रकार जो है प्रॉब्लम जो है इस प्रकार जो है देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार ने जो है 2008 में जो है विस्थापन नीति जो है घोषित किया था। झारखंड में विकास एवं औद्योगिकरण के नाम पर विस्थापना का योजनाबद्ध इतिहास 1893 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था विस्थापन होना। ठीक है, रेल परिवहन योजना के नाम पर जो है यहाँ के लोगों की ज़मीन का प्रथम बार अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार झारखंड में अधिग्रहण कब किया गया था? 1893 में। किस नाम पर? कि रेल परिवहन योजना, हम रेलवे लाइन बिछाएंगे तो जो गांव आ रहा है उसको जो है आप खाली कर दो। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके पश्चात झारखंड में खनिज संसाधनों का उत्पादन, आधुनिक उद्योगों की स्थापना लगातार चलती रही और इसके नाम पर कि हम यहाँ पे उद्योग स्थापित करेंगे, आप लोग जो है ज़मीन खाली कर दो और आप लोगों को फिर खनिज संसाधन यहाँ से निकालेंगे, इसलिए आप लोग जो है ज़मीन खाली कर दो। फिर क्या हुआ कि जो इस क्षेत्र में विस्थापना का ज्वलंत मुद्दा बन गया कि जो भी आ रहा है ज़मीन खाली करवा दे रहा है। आज़ादी के पश्चात झारखंड भारतीय आधुनिक उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान बना। यहाँ टिस्को का विस्तार हो या फिर बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हो या फिर रांची में एचईसी की स्थापना हो, हजारों एकड़ ज़मीन हजारों एकड़ ज़मीन जो है सरकार विकास के नाम पर लेती रही, परंतु इस औद्योगिक विकास का आर्थिक लाभ तो आदिवासियों को मिला नहीं, बल्कि उनकी जनसंख्या का अनुपात भी घट गया। अब देखिए, कुछ जैसे कि इतना बड़ा गांव है, ठीक है, इसमें से कुछ इधर गांव है, कुछ इधर गांव है। सरकार क्या बोला कि आप लोग गांव खाली कर दीजिए, यहाँ पे जो है हम उद्योग स्थापित करेंगे। अब इसको ना मुआवजा मिल रहा है, ना ही इसको जो है ज़मीन मिल रहा है, तो सब क्या करेंगे? ये सब जो जनजाति लोग हैं ये सब जो है उठ पुट करके कहाँ चले गए थे? कुछ पश्चिम बंगाल चले गए, कुछ असम चले गए, तो कुछ और कहीं जगह चले गए। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जनजातियों का जो जनसंख्या है वह भी जो है घट गया। झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष 1931 में 50% से घटकर 2011 में मात्र 26.2% रह गया। अब देखिए, झारखंड में जनजातियों की संख्या जो है 1931 में लगभग 50% था, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है मात्र 26.2% ही रह गया। अतः औद्योगिकरण के प्रक्रिया में आवश्यक है कि अनुसूचित जनजाति एवं स्थानीय लोगों को हितों की रक्षा की जाए। मतलब जब भी विकास के नाम पर अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो यहाँ के लोगों के हित के बारे में जो है बात की जाए, नीति बनाया जाए। ठीक है, इसलिए जो है सरकार ने जो है झारखंड के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हेतु झारखंड सरकार ने वर्ष 2008 में जो है झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की थी। अब आपको समझ में आ गई ना कि झारखंड सरकार जो है पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति की घोषणा क्यों किया था 2008 में? इसलिए किया था क्योंकि सरकार जो है विकास के नाम पर ज़मीन तो ले लेती है, लेकिन ज़मीन के बदले में जो है ना ही मुआवजा मिलता है, ना ही इसको ज़मीन मिलता है, ना ही नौकरी मिलता है। इसलिए जो है सरकार जो है एक नीति बनाया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी का ज़मीन लिया जाएगा तो उसको मुआवजा भी मिलेगा, उसको ज़मीन भी मिलेगा, उसको नौकरी भी मिलेगा, जो भी लाभ होगा वो सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की घोषणा कब हुआ था? 2008 में। शायद ये क्वेश्चन पूछा था 7th JPSC में, इसको याद रखिएगा। अब आगे चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखना है। झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008
में जो बनाया गया था उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। आपको 3-4 उद्देश्य जो है वहाँ पे दे देगा और नीचे ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सारा उद्देश्य को जो है आपको याद रखना है कि क्या क्या उद्देश्य थे। सबसे पहला जो है कि विस्थापन को कम करने के लिए जहाँ तक संभव हो गैर विस्थापन या कम से कम विस्थापन के विकल्प को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब कम से कम लोग विस्थापित हो वैसे जगह पे जो है सरकार जो है सोचना चाहिए। प्रभावित परिवारों की सक्रिय भागीदारी के साथ पुनर्वास प्रक्रिया का पर्याप्त पुनर्वास एवं शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित हो। मतलब कि अगर किसी का विस्थापन हो रहा है, किसी का जमीन जा रहा है, तो शीघ्र जो है उसका काम हो, शीघ्र जो है उसका मुआवजा मिले, शीघ्र जो है उसको ज़मीन मिले, शीघ्र जो है इस जो नीति में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग जो है उसको लाभ मिले। ठीक है। फिर तीसरा में जो है लिखा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए समाज के कमज़ोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के सदस्यों के अधिकारों को चिंता एवं संवेदनशीलता के साथ विशेष देखभाल की जाए। मतलब अगर जिसका विस्थापन हो रहा है उसमें से अगर अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के लोग हैं तो इसको विशेष लाभ जो है दिया जाए। ठीक है। बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए प्रभावित परिवारों को अस्थायी आय प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए। किसी का जीवन स्तर अगर बहुत ही गरीबी में चल रहा है और अगर वो विस्थापित हो जा रहा है तो सरकार उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद कर पाएगी। पुनर्वास की चिंताओं को विकास योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में एकीकृत करना। जहां भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापन हो रहा है, परस्पर सहयोग के माध्यम से आवश्यक निकाह और प्रभावित परिवारों के बीच जो है सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया जाए। मतलब कि जितना भी लाभ है वो सब जो है परिवारों को जो है दिया जाए अगर विस्थापन हो रहा है तो। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक सवाल पूछा गया है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति का उद्देश्य नहीं है। अभी हम आपको बोले था ना कि ये 5 जो है 5 या 6 है, 3 एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। इस 6 पॉइंट को आपको याद रखना है। एक सवाल बन रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पे न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना, समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, प्रवास की प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, लघु एवं कुटीर उद्योग में निर्मित उत्पादों हेतु इसमें से देखिए पहला सही है। न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना कि कम से कम लोग विस्थापित हो, इस पर बल दिया जाए। समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, जो कमजोर वर्ग है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इसके अधिकारों की रक्षा करना, ये भी सही है। प्रवास की प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, मतलब तेजी से काम होना, जल्दी से उसको लाभ मिलना, ये भी सही है। उद्देश्य नहीं है पूछा है तो ये उद्देश्य नहीं है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, फिर थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। उद्देश्य पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास। यदि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के कारण किसी क्षेत्र में 100 या उससे अधिक परिवारों को अनैच्छिक स्थापन हो रहा है तो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा उपायुक्त के स्तर के समकक्ष किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासन के रूप में नियुक्त करेगी। अब यहाँ पे देखिए कोई ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ज़मीन है और इस क्षेत्र में 100 या 100 से अधिक परिवार जो है 100 या 100 से अधिक परिवार जो है यहाँ पे रहते हैं और इसको जो है इसका जो ज़मीन जो है लिया जा रहा है, भूमि जो है अर्जन किया जा रहा है, छीना जा रहा है। ठीक है। किसी परियोजना के कारण जो है 100 या 100 से अधिक परिवारों का भूमि जो है अगर छीना जा रहा है तो फिर क्या करेगी कि राज्य सरकार जो है अधिसूचना जारी करेगी और उपायुक्त के स्तर के समकक्ष जो है इसका जो है प्रशासन नियुक्त करेगी। ठीक है। उपायुक्त, इसका नाम आपको याद रखना है। 100 या 100 से अधिक परिवारों का अगर कहीं पे विस्थापन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा जो है उपायुक्त स्तर के जो है या फिर समकक्ष या फिर बराबर जो है अधिकारी को जो है प्रशासन के रूप में जो है नियुक्त करेगी या फिर गठित करेगी कि ये जो मामला है, ठीक है, ये जो मामला है इसका देखभाल कौन करेगा, या तो उपायुक्त करेगा या तो उपायुक्त के बराबर का जो अधिकारी है वो करेगा। ठीक है। प्रशासन की सहायता के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। अब ये जो प्रशासन का गठन किया जाएगा इसकी सहायता के लिए अधिकारी का भी नियुक्ति किया जाएगा और कर्मचारियों का भी नियुक्ति किया जाएगा
अब देखिए 100 से अधिक परिवार है और 100 से अधिक परिवार का ज़मीन जा रहा है, तो इसको फिर से ज़मीन देना या फिर ये जो पुनर्वास नीति जो बनाया गया है इसके तहत हर परिवारों को लाभ देना अकेले तो प्रशासन कर नहीं सकती है, तो इसकी सहायता के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और साथ ही साथ कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे। पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से 30 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। अब देखिए, अगर ये जो जहाँ ज़मीन जा रहा है, ठीक है, ये जो ज़मीन जा रहा है इस ज़मीन में जो है कुछ पेड़ पौधे भी लगे हैं, ठीक है, तो ये सब पेड़ पौधे अगर काटे जाएंगे तो ऐसा है कि जो कंपनी यहाँ पे स्थापित होगा उस कंपनी को जो है जितने पेड़ काटे जाते हैं उतना पेड़ जो है लगाना पड़ता है उसको खाली जगह में। तो वही चीज़ बताया गया यहाँ पे कि अगर पर्यावरण प्रभाव पड़ रहा है तो उसका सुनवाई जो है 30 दिनों के अंदर होगा, ठीक है, इसको याद रखिए। आपको बस याद रखना है कि अगर 100 से अधिक परिवारों का विस्थापन हो रहा है, उसका भूमि छीना जा रहा है, तो उसको पुनर्वास नीति के तहत उसको फिर से लाभ देने के लिए जो है एक प्रशासन का गठन किया जाएगा, उपायुक्त या फिर उसके बराबर के अधिकारी के द्वारा, ठीक है, और इसके हेल्प के लिए, इसको सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी को गठन किया जाएगा और कुछ कर्मचारियों का भी नियुक्ति की जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं, एक सवाल है, इसको देखिए। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में पुनर्वास एवं पुनर्वास प्रशासक की नियुक्ति अनिवार्य है? किस परिस्थिति में? अधिक किसी क्षेत्र में पर्यावरण की व्यापक हानि होता है, ज़्यादा पेड़ उड़ कट जाता है, ठीक है, तो उस समय जो है एक प्रशासन की नियुक्ति की जाएगी। 100 से अधिक परिवारों को अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना होने पर एक प्रशासन की नियुक्ति की जाएगी। ये भी सही है, ये भी सही है। किसी क्षेत्र में परियोजना से भूमि ही हानि होने पर, अब किसी क्षेत्र में परियोजना लागू करना है तो वहाँ पे भूमि जो है छीना जा रहा है, तो वहाँ पे जो है प्रशासन की नियुक्ति की जाएगी। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि हमने सारा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पर्यावरण का हानि होता है तो वहाँ पे जो है उपायुक्त की नियुक्ति की जाती है। 100 से अधिक परिवारों का अगर विस्थापन होता है, एक जगह से दूसरे जगह उन लोगों को भेजना रहता है, ठीक है, उसका ज़मीन छीना जाता है, तो वहाँ पे जो है उपायुक्त का जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर एक और है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किस स्तर के अधिकारी को तो इसमें देखिए किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्वास्थप एवं पुनर्वास शासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। शासक के रूप में आपको हम बोले थे ना उपायुक्त, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उपायुक्त के स्तर के समकक्ष किसी अधिकारी को, उपायुक्त के स्तर के समकक्ष मतलब उपायुक्त के स्तर के बराबर किसी अधिकारी को जो है प्रशासन के रूप में नियुक्त की जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया ना। अब आगे चलते हैं। अब पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना क्या है इसके बारे में देखिए। किसी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन अथवा किसी अन्य कारणवश सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवारों के अनैच्छिक परिवारों के विस्थापन की संभावना हो तो वह SIA स्वीकृत के 15 दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्रों अथवा स्थानों के प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा। अब देखिए एक जमीन है, ठीक है, 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है और यहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं, ठीक है, उसको जो है विस्थापित करना है। यहाँ पे प्लांट लगेगा और यहाँ पे जो रह रहे हैं उसको जो है उठा करके कहीं और विस्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि SIA स्वीकृत होने के 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन के अंदर जो है यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे क्या करेगा, इस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा। कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के अंदर। अगर यहाँ पे यहाँ के लोगों को अगर विस्थापित करना है तो जैसे ही SIA स्वीकृत हो जाएगा तो उसके 15 दिन के अंदर जो है इसको प्रभावित क्षेत्र घोषित कर देगा। ऐसा नहीं है कि अचानक आए और तुम जो है खाली कर दो हमारा ज़मीन, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस नीति के अंतर्गत कई प्रत्येक घोषणा को कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो पूरा 100 एकड़ में जितने भी गांव हैं इसको अगर जो है विस्थापित करना है, ठीक है, विस्थापित करना है तो अधिकारी क्या करेंगे कि 3 दैनिक समाचारिक पत्र में जो है ये प्रकाशन करेंगे कि ये क्षेत्र प्रभावित है, यहाँ के लोग जो है ज़मीन को खाली कर दें, ठीक है। जिसमें से 3 दैनिक समाचार में से जिसमें से 2 हिंदी भाषा
होना अनिवार्य है। कम से कम 2 हिंदी भाषा के समाचार पत्रों में होना अनिवार्य है। जैसे कि अब देखिए, एक हो जाएगा प्रभात खबर, अभी के माने तो मानते हैं प्रभात खबर एक कर देते हैं, एक हिंदुस्तान में कर देते हैं और इंग्लिश में एक द हिंदू में कर देते हैं। ऐसा ही है, मतलब 3 पेपरों में कम से कम 2 हिंदी पेपर होना ज़रूरी है। ठीक है, उसमें जो है प्रकाशित करना ज़रूरी है कि ये गांव के लोग जो है ये ज़मीन जो है खाली कर दें। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कुछ सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है, इसको आप कीजिएगा। आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है 15 दिन के अंदर। अब आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति योजना के तहत घोषणा के कितने दिन के अंदर जो है सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है, इसको भी आप बनाइएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे इसको देखिए, इस सर्वेक्षण से प्रभावित परिवारों के बारे में इसके अनुसार ग्रामवार सूचना दी जाएगी। ग्रामवार सूचना जाएगी मतलब हर एक अगर सर्वेक्षण होता है ना तो हर ग्राम में जो है सूचना दी जाएगी कि इस गांव के इतने लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं और इतने लोगों को जो है विस्थापन होना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट है कि परिवार के वे सदस्य जो प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, किस व्यापार क्या कर रहे हैं, कारोबार क्या कर रहे हैं, पैसे में कौन से पैसे में लगे हुए हैं, ये सब जानकारी जो है आपको सर्वेक्षण में देना पड़ेगा कि आप जो ज़मीन पे हैं कब से रह रहे हैं, आपका व्यापार क्या है, आप क्या कारोबार करते हैं, आप पैसा क्या करते हैं, ये सब जो डिटेल आपको देना पड़ेगा। कृषि श्रमिक अथवा गैर कृषि श्रमिक, आप कृषि करते हैं या फिर कृषि नहीं करते हैं, इसका भी विवरण देना होगा। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित परिवार जो है इसको भी देना पड़ेगा। दिव्यांग, निराश्रित, अनाथ, विधवाएं, अविवाहित लड़कियां, प्रत्येक महिलाएं अथवा ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, जिन्हें वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं है। मतलब कि अगर यहाँ से हम विस्थापित करके कहीं और भेज देंगे तो फिर ये क्या करेगा, अपना आजीविका कैसे पूरा करेगा। जैसे कि ये ज़मीन इतना बड़ा है 100 एकड़ का, अब इसको सरकार ले लेगी। अब कुछ दिव्यांग कोई लोग हैं या फिर विधवा महिला हैं, अब यहीं इसी ज़मीन में इसका घर है और यहाँ पे जो है कुछ अपना काम धाम कर रही है या फिर कुछ छोटा मोटा दुकान खोल करके अपना जीविका चला रही है। अब इसको यहाँ से हटा देगा तो ये महिला कहाँ जाएगी, ये विकलांग कहाँ जाएगा, कहाँ पे अपना दुकान खोलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे मापदंड दिया हुआ है, जिन्हें वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं कराई गई है अथवा तत्काल उपलब्ध नहीं कराई जा रही है सकती है, जो अन्यथा परिवार के भाग रूप में शामिल नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जो ऐसे लोग हैं जिसका उम्र 50 वर्ष से अधिक है, आजीविका का कोई सोर्स नहीं है, अगर यहाँ से हटा देंगे तो फिर वो पैसा उसा नहीं कमा पाएगा, उसका दुकान चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी सरकार सोचेगी। ऐसे परिवार जो भूमिहीन है, जिसके पास भूमि नहीं है तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, परंतु प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले प्रभावित क्षेत्र में कम से कम गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्ष एवं अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्षों या अन्य अवधि से लगातार रह रहे हैं तथा जो संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित हो। अब कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जैसे कि ये 100 एकड़ का ज़मीन है। ठीक है, अब बाहर से कुछ लोग आया और यहाँ पे जो है 15 साल से जो है रह रहा है। ठीक है, 15 साल से रह रहा है, लेकिन इसके पास कोई कागज पत्र नहीं है कि यह ज़मीन मेरा है। तो फिर ये कहाँ जाएगा, इसको अगर ये ज़मीन इस ज़मीन के अंदर ये भी तो आ रहा है, और ऐसे लोगों को अगर विस्थापित कर देगा तो फिर कहाँ जाएगा, इसके पास कागज पत्र है ही नहीं। तो फिर क्या यहाँ पे कह रहा है कि ग्राम सभा के द्वारा प्रमाणित अगर ये आदमी है कि हाँ ये 15 साल से यहाँ पे रह रहा है, तो फिर इसको भी जो है मुआवजा वगैरह जो सरकार लाभ देगी, इसको भी लाभ जो है देगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। ठीक है, इसको कीजिएगा। हम तो वैसे प्रैक्टिस जब करवाएंगे उस समय सारे क्वेश्चंस को फिर से हम लाएंगे। ठीक है, अभी कराते तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको करके देखिएगा। सारा चीज़ थ्योरी में हम बताए हुए हैं। अब इसको देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर 100 या 100 से अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अगर विस्थापन हो रहा है तो फिर जनजातीय सलाहकार परिषद जो बनता है उसके साथ जो है विचार विमर्श किया जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सत्य है।
पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है। ठीक है, ये सही है क्या, यही चीज़ तो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, मतलब ये सही है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के सभी खर्चे का वहन विस्थापित परिवार द्वारा किया जाएगा। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के 50% खर्चों का वहन विस्थापित परिवारों द्वारा किया जाएगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब सही एक यही है। ठीक है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये थ्योरी जो है हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हुए हैं। अब आगे देखिए, प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं मतलब लाभ क्या क्या मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे किसी भी प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर हो, उसका घर अधिग्रहित कर लिया गया है, को प्रत्येक एकल परिवार के लिए अर्जित किए गए भूमि के ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल एवं शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल तक आवास के लिए बिना किसी लागत के अंतरित की जाएगी। ठीक है, मतलब किसी का ज़मीन जा रहा है तो उसको ग्रामीण क्षेत्र में या तो 10 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, या तो फिर जो आपका शहरी क्षेत्र है वहाँ पे जो है 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये भी सवाल है, ये भी आपसे हो जाएगा, इसको भी कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर के विस्तार क्षेत्र में घर उपलब्ध कराया जाएगा, अगर कोई विस्थापित हो रहा है वैसा तो। फिर लिखा है कि गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी के प्रत्येक परिवार जिनके पास वास भूमि नहीं है, जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्ष से और अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्षों से लगातार रह रहा है और अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ है, तो पुनर्स्थापन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में मतलब कि 55 वर्ग किलोमीटर विस्तार वाला क्षेत्र में मकान, मतलब कि यहाँ पे देखिए आपको हम क्या बोले थे कि ये वाला क्षेत्र जो है 100 एकड़ का क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो यहाँ से लगातार 15 वर्षों से रह रहे हैं या फिर 30 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इसके पास कागज पत्र नहीं है, लेकिन ग्राम सभा जो होता है, ग्राम मुखिया जो होता है, वो प्रमाणित कर दे कि यहाँ पे 15 साल से रह रहा है, 30 साल से रह रहा है, तो फिर इसको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, कैसे लाभ मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है इसको भी जो है 55 वर्ग किलोमीटर विस्तार वाला क्षेत्र में जो है इसको घर मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। परिवारों को आवंटित की गई भूमि या घर सभी ऋण से मुक्त होगा तथा पति एवं पत्नी का संयुक्त नाम होगा, मतलब जो घर आवंटित, जैसे कि ये जमीन से जो भी लोग थे, जो परिवार थे, उसको यहाँ से भगा दिया गया, हटा दिया गया और उसको कहीं और पे जो है घर दिया गया, तो घर जो दिया जाएगा ना वो ऋण मुक्त होगा तथा पति और पत्नी दोनों के नाम पर ये जो है घर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पति को अलग घर दिया जाएगा, पत्नी को अलग घर दिया जाएगा। ठीक है, परियोजना से प्रभावित परिवारों से पशुओं के लिए तथा पशुशाला के लिए निर्माण के लिए, अगर कोई पशु वगैरह बनाने के लिए कोई घर बनाया था यहाँ पर, जो ये 100 एकड़ का जो ज़मीन है ये सरकार लेना चाह रही है, और यहाँ पे कोई परिवार रहता है और परिवार जो है अपना बैल उल या फिर जानवरों को रखने के लिए घर बनाया है, और ये भी तो घर चला जाएगा यहाँ से, तो फिर घर बनाने के लिए जो है इसको 35,000 रुपये का राशि दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, इन परिवारों को भवन निर्माण की सामग्री तथा सामान तथा पशुओं के हस्तांतरण के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऐसे दुकानदार जिनकी विस्थापना के कारण उनकी दुकान या गुमटी प्रभावित हुई है तो उसको जो है 50,000 रुपये वित्तीय सहायता दिया जाएगा। अब देखिए, ये ज़मीन है और ये ज़मीन में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जिसमें से एक हम हैं यहाँ पर, और हम क्या किए हैं कि मेरा इधर जो है घर के बगल एक साइड में जो है हमारा जानवर रखने के लिए घर बनाए हुए हैं, और यहाँ पे जो है हम दुकान खोले हुए हैं। अब सरकार क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम उद्योग स्थापित करेंगे, एक प्लांट लगाएंगे, तो जितने भी गांव के परिवार हैं सब जो है खाली कर दो। तो खाली कर दो, तो सरकार जो है नीति बनाया है 2008 में, इसके तहत हमको जो है घर मुहैया कराएगा। ठीक है, घर देगा हमको बना बनाया। ठीक है, घर नहीं देगा तो मुआवजा देगा, मुआवजा नहीं देगा तो फिर ज़मीन देगा। ठीक है, तो यही चीज़ कहा गया है कि अगर हमारा पशु वगैरह जो, अगर जानवर रखने के लिए अगर जानवरों का घर अगर ख़त्म हो जा रहा है तो उसके लिए हमको जो है 35,000 रुपया दिया जाएगा। सामान उमान अगर इधर उधर हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो उसके लिए 15,000 रुपया दिया जाएगा। और हमारा जो दुकान था यहाँ पे, उसको फिर से नया जहाँ पे देगा वहाँ पे फिर से दुकान बनाने के लिए हमको जो है 50,000 की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब ये सब सारे सवाल को आपको जो है करना है, सब हमने थ्योरी में बता ही दिया वैसे। अब यहाँ पे देखिए, शिकायत निवारण तंत्र। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कहाँ शिकायत करेगा, कहाँ पे उसका निवारण होगा, उसका सोल्यूशन कहाँ निकलेगा,
ठीक है। जैसे हम क्या थे, हम जो है यहाँ रहने वाले थे, ये 100 एकड़ ज़मीन के अंदर हम भी रहने वाले थे। अब हमको जो है घर मुहैया नहीं कराया जा रहा है, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसको देखिए। सबसे पहले कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना कार्यान्वयन के लिए सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी। क्या करेगी? एक समिति का गठन करेगी, ठीक है, जो अनुमंडल पदाधिकारी से छोटा ना हो। इस समिति को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति कहा जाएगा, इसको याद रखना है। एक समिति बनाया जाएगा, ठीक है। जब भी कहीं पे मतलब कि कई गांवों का अगर विस्थापना करना हो, एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, तो वहाँ पे जो है एक समिति बनेगा जिसका नाम है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति। परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति के अंतर्गत आने वाले मामलों से छोड़कर जिले में प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के कार्य की प्रगति की निगरानी, ठीक है, और समीक्षा करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक अस्थायी पुनर्वास, मतलब कि निगरानी करने के लिए, समीक्षा करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जो है इस समिति का जो है गठन किया जाएगा। शिकायतों का समयबद्ध रूप से निपटारा हेतु राज्य सरकार द्वारा 30 सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, 30 सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। शायद ये क्वेश्चन पूछा था 7th जीपीएससी में, ठीक है, उसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है एक सवाल है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाले शिकायतों के समय पर निपटारा हेतु न्यायाधिकरण के गठन के प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? अरे आपको तो बोले यहाँ पे 30 सदस्यीय न्यायाधिकरण, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। निगरानी तंत्र, देखभाल मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देखभाल किसके देखभाल में सारा काम होगा, ठीक है, तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद होगा जो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति के क्रियान्वयन एवं जो काम क्रिया होगा इस समिति के अंतर्गत उसकी समीक्षा करेगा, उसको परामर्श देगा, उसको अनुश्रवण का कार्य करेगा। कौन? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन होगा। वो क्या करेगा? निगरानी तंत्र इसको कहा जाएगा, और ये जो है समीक्षा करेगा, परामर्श करेगा, अनुश्रवण करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि परिषद में संबंधित विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव एवं संबंधित विभाग के सचिव होंगे, ठीक है। ये जो परिषद बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो परिषद बनाया जाएगा, जो निगरानी तंत्र के रूप में काम करेगा कि कौन सा किसको जो है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें कौन कौन से लोग होंगे? तो संबंधित विभाग के मंत्री होंगे, राज्य के मुख्य सचिव होंगे तथा संबंधित विभाग के सचिव होंगे। इस परिवार में राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में रखा जाएगा, ठीक है। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना और पुनर्वास की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएगी, भी आई है, ठीक है। ये जो राज्य स्तरीय जो ये परिषद होगा, इसकी बैठक साल में कितने बार होगी? 2 बार, इसको याद रखना है, ठीक है। यही चीज़ तो जीपीएससी 2016 में पूछा गया था कि झारखंड सरकार के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2000 के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन पुनर्वास परिषद वर्ष में कम से कितने बार बैठक करेगी? अरे 2 बार करेगी, यहाँ तो लिखा हुआ है। यही चीज़ तो आपको बोल रहे हैं कि याद रखो इसको, ठीक है। एकदम जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ छूट भी गया है तो उसको हम प्रैक्टिस वाला क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ और बचा हुआ है। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा ना, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, देखिए अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर देखिए, सूचना का आदान प्रदान, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विस्थापन, पुनर्स्थापन और पुनर्वास के संबंध में सभी सूचना प्रभावित व्यक्तियों के नाम, पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज के ब्यौरों के इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इंटरनेट में सारा का डिटेल दिया रहेगा, ठीक है, कि कौन विस्थापित हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इस सूचना से संबंधित ग्राम सभाओं, पंचायत आदि को अवगत कराया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत शामिल प्रत्येक मुख्य परियोजना के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग एक पर्यावलोकन समिति गठित करेगी, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक याद रखना है, ठीक है, ये वाला चीज़
कि राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये झारखंड में विस्थापन की समस्या, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, इसके अंदर किस प्रकार लाभ दिया जाता है, कौन कौन से समिति होते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, कितना खर्चा पानी दिया जाता है, सब चीज़ आपको जो है याद रखना है जो हमने बताया आपको। कल हम लोग जो है झारखंड में उग्रवाद एवं प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के बारे में देखेंगे कि अगर कोई जो है उग्रवाद है या फिर कोई जो है एमसीसी है, ठीक है, ठीक है, तो ये कहता है कि हम पुलिस को समर्पण कर देंगे। ठीक है, तो पुलिस को समर्पण कर देगा तो इसके बदले में इसको क्या क्या लाभ मिलेगा, उसके लिए जो है आपको दूसरा नंबर पढ़ना पड़ेगा, झारखंड में उग्रवाद एवं प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति। कि कोई अगर उग्रवाद है, ठीक है, कोई एमसीसी है और वो चाह रहा है कि हम जो है सरेंडर कर दें पुलिस के सामने, अगर अपनी इच्छा से सरेंडर कर देता है पुलिस के सामने तो उसको क्या क्या लाभ मिलेगा वो आपको जो है इस नीति में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कब हुआ था, पुनर्वास नीति 2008 में, इसको याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी जो नए छात्र हैं, आप लोग जो है पेपर 2 का अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप जो है हमारा नंबर 7223861443 इस पे जो है व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं, या फिर जो हमारा एग्जाम पोर्टल ऐप है उसका लिंक दिए हुए हैं। तो आप एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल करके जो है आप जो है 11th जेपीएससी पेपर 2 का क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में जो है पढ़ाया जा रहा है, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7223861443। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।